नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तरकाशी टनल हादसे में पिछले 13 दिनों से सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन अभी तक बचाव कर्मियों के हाथ कोई सफलता लगती नहीं दिखी है। जहां कभी ड्रिलिंग के दौरान मशीन का खराब होना, तो वहीं अब मलबे में सरिया आने की वजह से ड्रिलिंग को रोके जाने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन देरी हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कल गुरुवार 23 नवंबर को 18 मीटर की खुदाई शुरू की गई थी, लेकिन 1.8 मीटर की ड्रिलिंग के बाद मलबे में सरिया आने की वजह से काफी देर तक खुदाई को रोकना पड़ा। हालांकि सरिया काट कर ड्रिलिंग का काम फिर से शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी करीब 16 मीटर की ड्रिलिंग बाकी है। खबरों के मुताबिक आज शुक्रवार को मजदूरों के बाहर आने की उम्मीद है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार आ रही रुकावटों को देखते हुए ऐसे में कुछ भी कहना मुश्किल है कि यह रेस्क्यू ऑपरेशन अभी और कितना समय लेगा। वहीं एनडीएम में टीम के कुछ सदस्यों का कहना है कि ड्रिलिंग के दौरान अभी 3 से 4 और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। रेस्क्यू कब तक पूरा होगा, इस बारे में अनुमान लगाना सही नहीं है। इस्राइल हमास युद्ध के बीच 4 दिन के युद्ध विराम पर सहमति बनी है, जिसकी शुरुआत आज शुक्रवार से होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज से शुरू हो रहे इस 4 दिन के युद्ध विराम में 13 इस्राएली महिलाओं और बच्चों जिन्हें हमास ने बंधक बनाया था, उन्हें रिहा किए जाने की उम्मीद है। आपको बता दें कि दोनों पक्ष इस अस्थायी रोक के बाद लड़ाई फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं। इस बीच कतर के विदेश मंत्रालय ने रॉयटर्स को बताया कि संघर्ष विराम स्थानीय समय अनुसार सुबह 7 बजे से शुरू होने की संभावना है और इसमें उत्तर और दक्षिण गजा में व्यापक युद्ध विराम शामिल होगा। कतर मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने कहा कि गजा में सहायता पहुंचने की संभावना है और बंधकों के पहले समूह को स्थानीय समय अनुसार शाम 4 बजे तक रिहा कर दिया जाएगा। अगले 4 दिनों में कुल 50 बंधकों को रिहा किया जाएगा और फिलिस्तीनियों को भी इस्राएली जेलों से रिहा किया जाएगा। इसके साथ ही कतर का ये भी कहना है कि गजा में ईंधन और मानवीय आपूर्ति आज तेज हो जाएगी। दरअसल 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इसराइल पर दागे गए 500 रॉकेट्स के बाद इस युद्ध की शुरुआत हुई थी और जवाबी कार्रवाई में इसराइल ने गजा पट्टी में ईंधन, बिजली और पानी की आपूर्ति बंद करने के साथ साथ वहां विनाशकारी आक्रमण किया, जिसमें अब तक 12,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। वहीं हमास द्वारा किए गए हमलों में 1200 इस्राएली मारे गए थे और हमास ने 240 लोगों को बंधक बनाया था। अब उन्हीं बंधकों की रिहाई को लेकर दोनों पक्षों के बीच यह समझौता हुआ है। हालांकि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संघर्ष विराम समाप्त होने के बाद युद्ध जारी रखने और हमास का खात्मा करने की बात कही है। कतर में जासूसी के आरोप में मौत की सजा पाने वाले भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को कतर की अदालत से कुछ राहत मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार की मदद से इन 8 भारतीयों ने व्यक्तिगत तौर पर मौत की सजा के खिलाफ अदालत में अपील दायर की थी, जिसे अदालत द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। आपको बता दें कि इन 8 भारतीयों को कथित तौर पर इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में पिछले साल अगस्त में गिरफ्तार किया गया था और बीते महीने अक्टूबर में कतर की अदालत ने इन्हें मौत की सजा सुनाई थी। अदालत के फैसले को चौंकाने वाला बताते हुए भारत सरकार ने कहा था कि वह मामले में सभी कानूनी विकल्प तलाश करेगी। सरकार ने कहा था कि कतर अदालत की ओर से सजायाफ्ता भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को राहत दिलाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं और फिलहाल मौत की सजा के खिलाफ अपील दायर की गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि भारत इस मामले पर कतर के अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहा है और सरकार भारतीय नागरिकों को सभी कानूनी और काउंसलर संबंधी सहायता देना जारी रखेगा। इस्राइल हमास में जारी युद्ध के बीच कल गुरुवार 23 नवंबर को भारतीय राज्य केरल में फिलिस्तीन के समर्थन में एक रैली का आयोजन किया गया। बता दें कि यह रैली कांग्रेस की केरल इकाई द्वारा आयोजित की गई। इसमें केसी वेणुगोपाल, शशि थरूर समेत राज्य के अन्य नेता नजर आए। इस दौरान रैली का उद्घाटन करते हुए कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच तुलना की। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक केसी वेणुगोपाल ने कहा कि नेतन्याहू और मोदी एक ही तरह के हैं, एक यहूदीवाद के बारे में है और दूसरा जातीय सफाई के बारे में है। कांग्रेस नेता ने कहा कि फिलिस्तीनी लोग अपनी जन्मभूमि के लिए लड़ रहे हैं और कांग्रेस हमेशा उस लड़ाई के लिए खड़ी है।
इसके साथ ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर रैली की कुछ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि हम फिलिस्तीनी मुद्दे के साथ पूरी तरह एकजुट हैं। यह एक ऐतिहासिक रैली थी जिसमें शांति और मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत संदेश भेजने के लिए लाखों लोग शामिल हुए। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में अब सीबीआई जांच पर रोक लग सकती है। दरअसल कल गुरुवार को राज्य के गृह विभाग द्वारा जांच को राज्य पुलिस या लोकायुक्त को सौंपने का प्रस्ताव कर्नाटक कैबिनेट के सामने रखा गया था, जिस पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। अब ऐसे में राज्य सरकार अदालत का दरवाजा खटखटाने पर विचार करेगी और आय से अधिक संपत्ति मामले में पिछली भाजपा सरकार की ओर से डीके शिवकुमार के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को दी गई मंजूरी को वापस लेने का आदेश जारी कर सकती है। वहीं मामले को लेकर हुई राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि पिछली सरकार ने स्पीकर की मंजूरी लिए बिना मुख्यमंत्री के मौखिक आदेश के आधार पर सीबीआई को मंजूरी दी थी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के महाधिवक्ता और वर्तमान सरकार के महाधिवक्ता की राय पर कैबिनेट ने गंभीरता से विचार किया है और यह कार्रवाई असंवैधानिक है और नियमों का उल्लंघन करते हुए की गई है। हालांकि पाटिल ने मामले में अधिक जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट के फैसले के आधार पर 2 दिन में प्रशासनिक आदेश जारी किए जाएंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि वसुंधरा राजे को सीएम का चेहरा क्यों नहीं बनाया गया। आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर पार्टी में काफी आंतरिक कलह देखी गई है। अब इस पर बात करते हुए प्रहलाद जोशी ने अमर उजाला को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि किस राज्य में सीएम चेहरा बनाया जाएगा और कब पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, यह पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी इस बार पार्टी ने सीएम चेहरा घोषित नहीं किया। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि राजस्थान में तो गहलोत मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी उन्हें सीएम चेहरा घोषित नहीं किया। इसके अलावा पार्टी द्वारा सांसदों को चुनाव लड़ाने के सवाल पर प्रहलाद जोशी ने कहा कि सांसदों को चुनाव लड़ाने का फैसला राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश में भी सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा गया। उन्होंने कहा कि पार्टी का यह सफल प्रयोग है। जहां विरोध हो रहा था उसे शांत कराने का प्रयास किया गया। पार्टी को उसमें सफलता भी मिली है। अफगानिस्तान ने भारत में अपने दूतावास को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। इसके पीछे अफगानिस्तान ने भारत सरकार से लगातार मिल रही चुनौतियों को कारण बताया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब से 8 हफ्ते पहले यानी 30 सितंबर को अफगानिस्तान द्वारा इस उम्मीद में यह फैसला लिया गया था कि भारत सरकार का रुख नई दिल्ली में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के दूतावास के कामकाज को सामान्य रूप से चालू रखने के लिए बदलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए अब अफगानिस्तान के दूतावास ने एक बयान जारी कर कहा है कि नई दिल्ली में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के दूतावास को भारत सरकार की लगातार चुनौतियों के कारण 23 नवंबर 2023 से नई दिल्ली में अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा करने पर खेद है। दूतावास ने कहा कि 8 हफ्ते के इंतजार के बावजूद राजनयिकों के लिए वीजा विस्तार और भारत सरकार के आचरण में बदलाव के उद्देश्य को हासिल नहीं किया जा सका। बयान में आगे कहा गया है कि तालिबान और भारत सरकार दोनों की ओर से नियंत्रण छोड़ने के लगातार दबाव को देखते हुए दूतावास को एक कठिन विकल्प का सामना करना पड़ा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रधानमंत्री मोदी पर की गई पनौती वाली टिप्पणी को लेकर चुनाव आयोग ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दरअसल इस मामले में बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की थी। वहीं अब इस बीच मामले को लेकर राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। इसी क्रम में एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने राहुल गांधी के समर्थन में उन्हें योद्धा करार दिया। सुप्रिया सुले ने कहा कि राहुल एक योद्धा हैं और वह मुकाबला करेंगे। मुझे विश्वास है कि वह बहादुरी से लड़ेंगे और किसी से नहीं डरेंगे। एनसीपी नेता ने कहा कि मुझे यकीन है कि वह निर्वाचन आयोग के नोटिस का ईमानदार और सम्मानजनक जवाब देंगे। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि हमारे पास कई उदाहरण हैं जिनमें बीजेपी ने गांधी के परिवार के बारे में बात की है। अब अगर वह कुछ बोलते हैं तो बुरा नहीं लगना चाहिए। बीजेपी ने तो उनके परदादा के बारे में भी टिप्पणी की थी। आपको बता दें कि दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि पीएम का मतलब पनौती मोदी है। उन्होंने कहा था कि भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट वर्ल्ड कप के
फाइनल के दौरान अहमदाबाद स्टेडियम में पीएम मोदी की उपस्थिति देश की टीम के लिए दुर्भाग्य लेकर आई और वह मैच हार गई। वहीं अब उनकी इस टिप्पणी के बाद से बीजेपी लगातार उन पर हमलावर है। दिल्ली में प्रदूषण का कहर झेल रहे लोगों को इससे कोई राहत नहीं है, क्योंकि दिल्ली के कई इलाकों में हवा अभी भी गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक आज दिल्ली के आनंद विहार का AQI 411, अलीपुर का 432, वजीरपुर का 443 और आरके पुरम का AQI 422 रिकॉर्ड किया गया, जो कि बेहद गंभीर श्रेणी में माना जाता है। दिल्ली में एक बार फिर प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में हवा की गति काफी कम हो गई है, उससे प्रदूषण के स्तर में थोड़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में आज AQI गंभीर श्रेणी की ओर बढ़ा है। राय ने कहा कि इस बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सचिवालय में आज पर्यावरण विभाग और DPCC के साथ एक बैठक रखी गई है। इस बैठक में ये मूल्यांकन किया जाएगा कि आगे इसमें और क्या कदम उठाए जा सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।